हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 15 अनुराधा के पार्ट 3 के बारे में। ओके, अगर आपने पिछले के 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लेना। ठीक है, आइए इसे शुरू करते हैं। जीवन का मोह मेरे भीतर बहुगुणित होकर अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। मैं निर्णय कर चुकी थी। सवेरे मैं बाबूजी के सामने थी। कुर्सी पर बैठ के बाबूजी कल का पुराना अखबार पढ़ रहे थे। मैं साहस बटोर कर बोली कि बाबूजी, मुझे अपना चेकअप कराना है। बाबूजी ने चश्मे के ऊपर से गौर से मुझकर देखा और कहा उनका संक्षिप्त हूँ और भेदक आंखें मुझे डरा नहीं सके। मैंने ढीठ होकर कहा कि नहीं बाबूजी, हूँ से काम नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर को ठीक दिखाकर अपना ढंग से इलाज करवाना चाहती हूँ। अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती हूँ। विजय का रोग मुझ तक उतर आया है। मैं या तो उसकी पुष्टि या उससे निष्कृति चाहती हूँ। मेरा स्वर संभवतः कुछ तेज हो आया था, जिसे सुनकर अम्मा जी दौड़ी चली आई। ठीक है, लेकिन अपनों से बड़े होते हैं, उसको ऐसी कोई बात करने से डर लगता है, लेकिन अभी अनु बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। तो ये उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर भी अम्मा जी अंदर से दौड़ी चली आई कि मेरा हाथ खींचकर बोली कि बौरा गई है क्या? कहीं सास ससुर से इस तरह की बातें की जाती हैं? जाने कैसा विद्रोह मेरे भीतर पनप आया था कि मैंने झटके से अम्मा जी से बाहें छुड़ाई और मुझे इलाज चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरी चेकबुक और मेरा पासबुक चाहिए। मैं खुद तसल्ली से अपना इलाज करवाऊंगी। झटका खाकर अम्मा जी ठगी सी रह गई थी। अब वे दोबारा सचेत हुई। अच्छा, तो पैसों के लिए इतना पचड़ा है। अम्मा जी का स्वर खास तीखा और अपमानजनक था। तो अम्मा जी को लगा कि जो पैसे मिले हैं उसके लिए ये सब कुछ कर रही है अनु। नहीं, पचड़ा हक का है। सवाल अपने होने या ना होने का है, मेरे अपने वजूद का है। दृढ़ स्वर में मैंने जवाब दिया। बाबूजी ने मुझे बीच में ही टोका। इस सिनेमाई भाषा को अपने कॉलेज में भाषण बैठकों तक ही रखो, यहाँ मत बोलो। मैं जानता था यह पछड़ा एक ना एक दिन ज़रूर उठेगा, इसीलिए मैंने पासबुक, चेक और सब कुछ अजय के हवाले कर दिया। उफ, ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियाँ। उनके आरोपों का प्रत्युत्तर देने के बजाय मैंने अपना निर्णय सुना दिया। तो आज मैं शहर जा रही हूँ अजय के पास। मैंने भीतर जाकर साड़ी बदली और कंधे से बाल संवारे, ललाट पर बिंदियाँ लगाई और अब मेरे लिए यह मेरा सुहाग चिन्ह नहीं बल्कि मेरा श्रृंगार थी। अच्छी, सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित दिखने का साधन। यानी कि वो सिर्फ अच्छी दिखना चाहती थी, इसलिए उसने बिंदी लगा डाली। मेरे शरीर की बाह्य प्रतीति, मेरी वेशभूषा तो मेरे व्यक्तित्व का सिर्फ एक अंग है। मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित साज सज्जा मुझे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्यों नकारूं? मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन? पता मेरे पास था। थोड़ी परेशान ज़रूर थी, किंतु आखिरकार मैंने अजय का घर खोज ही लिया था। दरवाज़ा खुला था। मैंने आवाज़ दी। करुणा कौन थी? अजय की वाइफ थी, है ना? तो वे दोनों भीतर से बाहर आए। एक बार चकित हुए थे मुझे आंगन में खड़े देखकर। फिर अजय लपक कर मेरे पास आए और मेरे चरण छुए। बाद में करुणा ने भी। उनका यह व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने सहज ही अनुमान लगा रखा था कि कहीं ना कहीं इनके क्रोध, हिकारत और भय के केंद्र में मैं भी हूँ। विजय की पत्नी होने के नाते ही सही। विजय की पत्नी होने की मुझे क्या क्या कीमत नहीं चुकानी पड़ी। उनकी इस खतरनाक बीमारी के साथ सामाजिक और पारिवारिक सरोकारों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह विजय के मरणोपरांत भी कहाँ थमा था। यानी कि सामाजिक और पारिवारिक दोनों संबंध टूटते जा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी मौत पर संवेदना प्रकट करने आए मेरे पिताजी भी मुझसे न जुड़ सके थे। यानी कि उसके अपने पापा थे, वो भी उससे ठीक से नहीं मिल रहे थे। एक अस्पृश्यता सा भाव बरसते हुए जो
वे वापस लौटे थे, फिर दोबारा उन्होंने या मेरे मायके वालों ने भी मेरी कोई खोज खबर लेने की चेष्टा नहीं की। पर इसके लिए मैं अकेली ही उन्हें क्यों दोषी मानूं? सबके भीतर तो विजय के संसर्ग में मेरे रोगी बनने की धारणा घर कर गई थी। इस रूप में मैं सबके लिए मृत्यु का पर्याय थी। यानी कि सबको लग रहा था जैसे विजय मर गया है वैसे अब अनु भी मर जाएगी, क्योंकि वो भी संक्रमित हो ही गई होगी। ठीक है। सभी तो मुझसे, मेरे रोग से डरते थे। कौन न डरे मृत्यु से? क्या मैं नहीं डरी थी? क्या आज उस रोग के भय से मैं मुक्त हूँ? अजय मुझे कमरे में ले आए। करुणा ने मेरी बाह पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया। अच्छा किया दीदी जो घर से बाहर निकल आई, बाहर घूमने फिरने का मन बदलेगा। करुणा नम्र स्वर में बोली। उनको तो पता नहीं था कि ये किस काम के लिए आई है, तो करुणा ने कहा कि अच्छा हुआ थोड़ा घूमने फिरने तुम बाहर आ गई। मैं पूर्णतः अव्यवस्थित हो चुकी थी। यथासंभव व्यवस्थित होने की चेष्टा करते हुए मैंने कहा कि मैं अम्मा जी और बाबूजी की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई हूँ। वे चुप रहे। मैंने बात आगे बढ़ाई। मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ अजय, मैं ढंग से इलाज कराना चाहती हूँ। फिर भी अजय ने कुछ नहीं कहा, वह मौन रहा। मैंने कहा तुम मेरे यहाँ होने से डर तो नहीं रहे हो अजय? यानी कि अनु बोली कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? अजय सूखी हंसी हंस पड़े थे। क्या कर लूँगा मैं डर के? वैसे भी बहुत डर लिया। डर कर आदमी कहाँ तक भागे? जिम्मेदारियाँ तो है ना, घर की, परिवार की, समाज की। सावधानी तो ठीक है, लेकिन डर वह निरर्थक है। उन दिनों रोग के प्रविष्टित होने के भाई ने मुझे भागने पर उकसाया, पर मैंने पाया कि भागना असंभव है। कहाँ तक और किस किस से भागूंगा? दुनिया से भाग सकूंगा क्या? यानी कि जब विजय का जो पॉजिटिव आया उसकी बात है कि मैं उस टाइम घर छोड़ के तो यहाँ आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कितना भाग सकता हूँ इस दुनिया से? तो मैं बिल्कुल भाग नहीं सकता हूँ, है ना। सारी जिम्मेदारियाँ हैं परिवार की, समाज की, तो मैं इन सब से नहीं भाग सकता। अजय के स्वर में आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरी ओर देखा और बच्चे की भांति निश्चल हंस पड़े। लगता है आप डर गई है, वो अनु से कहता है। हाँ, मैं डर गई हूँ। हाँ, अनुराधा जीना चाहती है इसीलिए डर गई है, और डर कर ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो चुकी हूँ। यानी कि उसने हिम्मत करी, डर के अपने बाबूजी और अम्मा जी के पास जाके उसने बोल दिया कि मैं चेकअप करवाना चाहती हूँ। तो यानी कि वो डर से ही भय से मुक्त हुई, है ना। तो अजय की सद्भावना पर अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखता। फिर भी सोचती हूँ कि यदि डॉक्टर की जांच के दौरान मेरे भीतर रोग के लक्षणों की पुष्टि हो जाती है, तो तब क्या वो अजय अपने उसी पुराने व्यवहार में न लौट आए? मेरा बच्चा, सब जानबूझकर मुझे या विजय को क्या अधिकार था? यानी कि अगर अनु सोचती है कि अगर उसको पॉजिटिव निकल आएगा या फिर लक्षण दिखेंगे, तो क्या अजय पहले की तरह व्यवहार करेगा? यानी कि जो विजय को छोड़कर चला गया था तो अभी अनु के साथ है, उसको आत्मविश्वास बढ़ रहा है उससे, तो अगर पॉजिटिव आया तो क्या ये वैसे ही रहेगा? आज अनुराधा, सब जानबूझकर मुझे या विजय को क्या अधिकार था? परंतु आज इन प्रश्नों का क्या प्राय? किसी भी प्रश्न का आज क्या औचित्य है? आज अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है। यह युद्ध भूमि है और अनु संघर्ष के सन्नद्ध है। मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे आड़े कुछ नहीं आएगा, न संस्कार, न मोह, न संबंध, न यानी कि कुछ भी नहीं। यदि शालीन रहकर अनुराधा यह संघर्ष कर सकी तो अत्युत्तम, अन्यथा वह भी त्याग देगी। यह युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा। यह घर्षण होकर ही रहेगा, पीछे नहीं हटेगी अनुराधा इस संघर्ष से। जीने के लिए संघर्ष, अधिकारों के लिए संघर्ष, स्वाभिमान के लिए संघर्ष, और अनुराधा का एक निरंतर संघर्ष। यानी कि इसके बाद क्या हुआ वो इसमें नहीं लिखा है कि उसने चेकअप कराया कि नहीं, पॉजिटिव आया कि नहीं, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ी।
ये मेन है, ठीक है। उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। तो ये जो कहानी थी उसके लेखक कौन है? पंकज कुमार है। ओके, याद रखना ये बात। तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। होप आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।